नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है, जो कि ज़ाहिर है डायरेक्टली पाकिस्तान को अफ़ेक्ट भी करता है और कहा जा रहा है कि इसका कॉज़ भी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान का इल्ज़ाम है कि पहलगाम के मकाम पर जो कि हिंदुस्तानी मकबूज़ा कश्मीर का एक इलाका है, वहाँ पर टूरिस्ट्स जो हैं उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और 26 के करीब लोग जो हैं वो जिनके बारे में भारत का दावा ये है कि वो सब के सब टूरिस्ट थे, जिनमें से 2 का कहा जा रहा है कि वो फ़ॉरेन टूरिस्ट थे। कुछ पाकिस्तानी साफ़ियों ने दावा किया कि इसमें इसराइली शहरी मौजूद थे, जो कि अभी तक ज़ाहिर है वेरिफ़ाइड नहीं है, लेकिन एक जो 2 फ़ॉरेन टूरिस्ट्स का बताया जा रहा है इंडियन साइड से, उनमें से एक नेपाल से हैं, दूसरे का अभी तक कुछ नेशनैलिटी कन्फ़र्म नहीं हो सकी। लेकिन ये वाक़या पेश किस तरह से आया और ये बहुत ही एक यूनिक किस्म का वाक़या है। साथ-साथ कौन इसके पीछे है, पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है, हिंदुस्तान क्या रिटेलिएट कर सकता है और पाकिस्तान उसका किस तरह से जवाब देगा, ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने पेश करेंगे। तो मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब। सर, बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया यू। हमें जॉइन करने के लिए। तौसीफ़ साहब, ये बताइएगा कि पहलगाम किस तरह का इलाका है, ये किस तरह वाक़या पेश पेश कैसे आया? अच्छा, ये जो इत्तलात हैं, एक तो पहलगाम जो है ना, ये टूरिस्ट सेंटर आप कह लें, मकबूज़ा कश्मीर का। हुँ, हुँ। वहाँ उस वक़्त जो वारदात भी होती है तो कहा ये जा रहा है कि 5 से 7 हज़ार टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे हुँ, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा जंगल का सिलसिला भी है। जी। और इसकी एक वजह शोहरत और भी है कि ये वाक़या यहाँ का पहला वाक़या नहीं है इस तरह का। हुँ, यहाँ पर 1995 में भी सयाह अगवा हो चुके हैं। और उसके बाद मुझे डेट याद नहीं है, उसके बाद 32 सयाह बाद में भी अगवा हुए थे। ये उन दिनों की बात है जब कश्मीर स्ट्रगल जो है अपने पूरे अरूज पर थी। हुँ, हुँ, ये उन दिनों की बात है। तो ये पहलगाम का इलाका इस हवाले से बड़ी हिसास नौइयत का है। लेकिन अब चूँकि इंडिया ले रहा था इस बात को इस तरह के, हमने वो आर्टिकल 370 के बाद अमन कर दिया है और वो जो उस वक़्त की पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, हमारा वैसे थ्रेशोल्ड था कि अगर कश्मीर की ज्योग्राफी चेंज होगी या चेंज करने की कोशिश की जाएगी या खसूसी हैसियत ख़त्म की जाएगी, तो हम रिज़ॉल्व देंगे। हुँ। तो उस वक़्त तो रिज़ॉल्व हमने देख लिया कि वो एक तरह का सरेंडर था। तो इस हवाले से ये सेंट्रल पॉइंट है उनकी टूरिज़्म का, तो वहाँ पर ये अटैक हुआ। अच्छा, ये अटैक कैसे हुआ? ज़रा थोड़ा-सा ये बताइएगा कि ये ज़ाहिर-सी बात है कि 5,000 लोग टूरिस्ट मौजूद हैं, वहाँ पर अचानक लोगों का निकल के आ जाना और गायब हो जाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने देख नहीं रहे थे या वो कह रहे हैं कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेट्स अस्यूम फॉर अ मोमेंट कि ये फ़ॉल्स फ्लैग नहीं है। दहशतगर्द इसकी ज़रा थोड़े-से स्ट्रैटेजिकली या जिसे कहना चाहिए कि टैक्टिकली बताइएगा कि उन्होंने किस तरह से इसको मैनेज किया? मेरा ख़्याल है 2 लोग या 1 आदमी तो नहीं था। ये मैं जो सुन रहा हूँ 4 से 6 लोग होंगे, जी। कोई उनके हैंडलर्स भी होंगे। इसको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है किसी भी हमलावर के लिए वो ये है कि बिल्कुल साथ जंगल है और वो जंगल का सिलसिला है एक पूरा। अच्छा, उसमें 5 से 7 हज़ार जो लोग हैं ना, वो तकरीबन सारे ही निहत्थे ही होंगे और मैं उनको भारत के मासूम शहरी, वो भी मासूम शहरी हैं, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो एक भगदड़ मच जाती है, वो जब वो अटैक करते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि उनके पास बेहतरीन इंटेलिजेंस मौजूद थी उस इलाके की और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और वो अपने टारगेट के हवाले से बड़े क्लियर थे। हुँ, हुँ। वो हमें नज़र भी आता है। तो वो जो जंगल है ना, मेरा ख़्याल है कि भी उसने उनको एक पनाह जो है वो आने के लिए भी फ़राहम की और जाने के लिए भी फ़राहम की। और ये भी हो सकता है कि वो दुनिया सारी जंगल की तरफ देख रही हो कि वो जंगल में गए हों, वो उन्होंने कोई अपना और ठिकाना भी बनाया हो। देखिए, जो आप इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, कहीं भी ऐसी एक्टिविटी के लिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई भी ग्रोह जो है, तो उसमें इंटेलिजेंस जो है ना, वो सबसे बुनियादी रोल है। हुँ, इवन उसकी एग्ज़ीक्यूशन इतनी अहम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनके हैंडलर्स या वो कुछ अरसे से वहाँ आए हुए होंगे और वो उन्होंने इंटेलिजेंस जो है गैदर की होगी, वहाँ से इकट्ठी की होगी, तब ये कार्रवाई डाली होगी। इसलिए सिक्योरिटी लैब्स भी है, इंटेलिजेंस लैब्स भी है। और हुँ। क्योंकि आप ये देखें कि इंडियन फ़ोर्सेस कितनी तादाद में मकबूज़ा कश्मीर में मौजूद हैं। तो उसके दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाना, उनके हवाले से, हमारे यहाँ तो इससे भी बड़े हो जाते हैं। हुँ, तो उनके हवाले से ये वाक़ई सिक्योरिटी लैप्स है और इंटेलिजेंस फेल्योर भी है। सही। अच्छा तौसीफ़ साहब, इसमें एक जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये है कि बल्कि मैं जो ऐड कर दूँ, हुँ, जबकि
इस जगह पर पहले भी अटैक आ चुके हों बिल्कुल 2 और दफ़ा हो वहाँ चुका है, जैसे सिक्योरिटी आपने का बताया। बंदोबस्त ना हो, हुँ। ये चीज़ें बड़ी डाउटफुल है। डाउटफुल है। तौसीफ साहब ये बताइएगा इसके विक्टिम्स कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग थे इनमें शायद इंडिया की इंटेलिजेंस जो मतलब लोकल इंटेलिजेंस होती है नॉट नेसेसरीली रॉ मगर और भी बहुत सारी पुलिस की इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह-वगैरह। तो उनमें से उनके कुछ लोग थे जो कि मतलब सरकारी एम्प्लॉइज़ थे और ये बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था ये टिट फॉर टैट है। उसका जो है वो बदला लिया गया है। आपके पास इस तरह की कोई इत्तलात हैं? अच्छा, एक तो इत्तलात की बात है, ये देखिए ना, अभी तो इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा हुँ, है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस लेवल तक रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। इंडियन मीडिया मीडिया तो मेरा ख्याल 14 से 15 मिनट के बाद ही शुरू हो गया था जी। कि जी ये अटैक हो गया है और ये मसला हो गया है। वहाँ पर उस वक्त ज़ख्मियों की इतलात थी ना, तो उस वक्त ही पाकिस्तान का नाम लेना शुरू हो गया था। अब टिट फॉर टैट की तरफ भी हम आते हैं। इसके जो गुरिल्ला कार्रवाइयाँ होती हैं ना, इसके 2-3 कंपोनेंट्स हैं जिस वजह से कोई भी मूवमेंट, पहली बात तो आप ये समझ लें कि जिस मूवमेंट के साथ काज़ हो और उसके साथ कोई बैरूनी पावर मौजूद हो हुँ, और उसको उसका ज्योग्राफिया भी हेल्प कर रहा हो, वो मूवमेंट अक्सर फ़ौजी ज़ुबान में कामयाब हो जाया करती है। वो टाइम चाहे जितना भी लगे। हुँ, या उसको कोई हल ही ना करना चाहे, वो उसी सिचुएशन में कोई रखना चाहे, तो अलग बात है। टिट फॉर टैट 3 कंपोनेंट्स मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, हम पहले ले लेते हैं फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन। फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का है, हुँ, समझौता एक्सप्रेस, जी। ठीक है? अच्छा, फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन का मैं 2-3 चीज़ों की वजह से उसकी तरफ भी मैं निशानदेही करूँगा कि अगर सपोज़ हमारा ही नाम है, तो हम बड़े अहमक हैं कि अमेरिका का सदर, वाइस प्रेसिडेंट जी। हिंदुस्तान में मौजूद है और हमारी पहले से ही शिकायतें लग रही हैं। इंडिया और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में मौजूद है। जी, जी, मैं वही कहने जा रहा हूँ। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में मौजूद है। इतनी बड़ी वो जनाब, वो तैयारों की एस्कॉर्ट में, जंगी तैयारों की एस्कॉर्ट में वहाँ सऊदी अरब में एक नया, मतलब हुँ, सऊदी अरब ने हुँ, अपना तर्ज़ अमल दिखाया है और इंडिया को प्रेफ़र किया है। उसके दौरान हम ये फ़र्ज़ करें, हम ये काम करें, तो हमसे अहमक रियासत कोई नहीं, हुँ, ठीक है? तीसरी चीज़ होती है कि ये जो गुरिल्ला ग्रुप होते हैं या टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, ये बेसिकली आप मॉन्स्टर तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ये एक लूज़ एंटिटी होती है। हुँ, ये अपना हर फ़ैसला अपने हैंडलर से पूछकर नहीं करते। बाज़ फ़ैसले वो खुद भी करते हैं, हुँ, ठीक है? फिर वो कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है। फिर उसका 2019 के बाद वहाँ पर जो है एक आर्टिकल 370 जो है वो रिपील भी हुआ है, उसकी भी ग्रीवेंसेस मौजूद हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और फिर सबसे आखिर में जो आता है कि जी ये टिट फॉर टैट हो, हुँ, उसके भी कुछ बुनियादी जो नुकात हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में पे दर पे कार्रवाइयाँ हुई हैं दर्जनों, जी। और दर्जनों कार्रवाइयों में आईडी कार्ड बुनियादी हैसियत का हामिल था। आपकी शहरियत, आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बड़ी बुनियादी हैसियत। ट्रू। इसीलिए एफसी पर भी हमले हुए, इसीलिए मिलिट्री पर भी हमले हुए, इसीलिए जाफ़र एक्सप्रेस पर भी हमले हुए। और ये एक झूठा स्लोगन ज़रूर था, लेकिन पंजाबी को दिखा कर के पंजाबी जो है उसको हम मारेंगे। वो किस वजह से मारेंगे मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन जाफ़र एक्सप्रेस पर भी यही पैटर्न हुँ, सामने आया। हुँ, अब यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। हुँ, इंडिया के हवाले से मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में अगर हमने स्पेस दी अपनी गलतियों से, या केपी में दी हुँ, अपनी गलतियों से, उन लोगों को पाला जो दरअसल हमारे दुश्मन थे और वो हमसे पलते रहे बड़ी चालाकी के साथ, और वो ही उनको यूज़ कर रहा है अगर इंडिया। और अगर वो ना करता बलूचिस्तान में या इधर, हुँ, तो इंडिया से अहमक स्टेट कोई नहीं थी, जबकि वो हमें दुश्मन समझता है। हुँ। बिल्कुल करना चाहिए था। ये मैं रूथलेस चीज़ें हैं, लेकिन समझने के लिए ऐसे ही ज़रूरी हैं, हैं। सही कह रहे हैं आप। तो अगर पैटर्न सेम है तो टिट और इंडिया बाज भी नहीं आ रहा, तो अगर हो गया टिट फॉर टैट, जो कि मुझे लगता नहीं है, हुँ, तो तब भी पैटर्न जो है उसमें कभी आप कौन हैं, हुँ, तो फिर कोई ये भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि हम अपने मसाइल में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। हुँ, हम अपनी टेररिज्म से लड़ रहे हैं। हाँ, लोग ये बात करते थे कि जब तक इंडिया को जवाब नहीं आएगा, तो वो बलूचिस्तान से अपने हाथ नहीं निकालेगा। अब टेररिज्म के खिलाफ बातें कर रहा है ना इंडियन मीडिया। बिल्कुल।
जब यहाँ पर टेररिज्म हो रहा था, कोस्टरों से लोग निकाले जा रहे थे और निकाल कर मारे जा रहे थे, जाफर एक्सप्रेस पर हमला था, एफसी पर हमला था, लाइव कवरेज हुई है उस टेररिज्म की, फ्रीडम मूवमेंट करार दिया जा रहा था वो उसको। करार दिया जा रहा था ना जी। तो इसके नाम पर उसको ग्लोरीफाई किया गया, तो ये भी तो फिर फ्रीडम मूवमेंट है जी। बिल्कुल ठीक है, है, बल्कि ये तो उससे कहीं आपको ज्यादा उस पुरानी जी ज्यादा पुरानी और और उसके इंटरनेशनली ज्यादा इंटरनेशनली acclaimed है, रिकग्नाइज्ड, recognized। ठीक है। तो फिर आपको वही सांप काटने आया है। अभी एक हफ्ता पहले आप कुछ और ग्लोरीफाई कर रहे थे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो कमांडर्स वगैरह हैं उनके इंटरव्यू लिए गए हैं, वो चलाए गए इंडियन मीडिया पर, और ये पोर्ट्रे किया गया कि पाकिस्तान अब टूटा के कब टूटा, ऐसे ही हुआ। जी ऐसे ही हुआ, तो फिर ये इस डर्टी गेम में सारा कुछ ही हुआ करता सारा कुछ हुआ करता है। ट्रू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो ग्रुप है जिसने ये वाकया हुआ है, क्योंकि इंडियन मीडिया का कहना है, क्योंकि अल जज़ीरा पर मैं अभी की थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था, तो उन्होंने तो लिखा कि हम इस जो बयान है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सके, मगर द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसके बारे में इंडियन मीडिया का क्लेम है कि ये अफिलिएटेड है विद लश्कर तैयबा। तो आप ये बताइएगा, ये द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ से? हम अगेन ये जो दावे हैं ये इंडियन मीडिया के ही हैं, और वो उनका दावा ये है कि 2019 में ये आर्टिकल 370 के रिपील होने के बाद ये ग्रुप तश्कील पाया, और ये ऑफशूट है लश्कर तैयबा की, ठीक। ये उनका क्लेम है। उसमें एक शख्स है सैफुल्ला कसूरी, वो जो है उनका नाम लिया जा रहा है कि जी वो इसके हेड हैं और वो हाफिज सईद के करीबी साथी। अब उसको मैंने चेक किया, वो सैफुल्ला कसूरी जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में ही बैठे हैं, वो लाहौर या कसूर में ही इस वक्त मौजूद हैं, वो 2024 का इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ये फौरी तौर पर इंडियन मीडिया ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। यानी कमाल लोग हैं वो, पहले टेररिज्म को ग्लोरीफाई करते रहे, अब उसके मुखालिफ जा रहे हैं, तो वो ऐसी ऐसी मतलब ये कि चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि वो शख्स यहाँ पर मौजूद भी हो, वो लाहौर में या कसूर में मौजूद हो, तो आप उसको मकबूजा कश्मीर में होना या उसका सरबराह होना कैसे साबित करते हैं? और अभी वो उसकी भी ओनरशिप जो है वो भी अभी उसको, जैसे आपने अल जज़ीरा का जिक्र किया, वो ऑथेंटिकेट नहीं हो सकी, ऑथेंटिकेट नहीं हो पा और रही। वो सही अच्छा, ज़िम्मेदाराना आपने ज़िक्र उन्होंने किया साफ़त की। 1995 का जो वाक़या हुआ था, वो किसी फ़रहान ग्रुप नामी जी, जी, एक फ़रहान तंज़ीम ग्रुप थी। ने। अच्छा, ये इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसका ज़रा बताइएगा ये कौन-सा ग्रुप था ज़रा? ये आप देखें, अब रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। वो मेरा ख़्याल है ये फ़रहान ग्रुप में ये 6 सय्याह जो थे ना वो अगवा हुए थे, और या ये वाला हादसा या इससे अगला। इसमें वो जो डैनियल पर्ल कत्ल केस में जो वो जो लड़का था उमर सईद उमर शेख, सईद शेख नाम था जी। वो इसमें इन्वॉल्व था। उसमें जो टूरिस्ट जो अगवा हुए थे तो वो उसमें इन्वॉल्व था। ये इसी इलाके में वो वाक़या वो हुआ वाक़या था। भी इसी इलाके में जी, हुआ था, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ यानी टेररिस्ट को इस इलाके का अच्छी तरह पता है और और वो कौन-कौन से कब से अच्छा, पता है। और मैं उसकी वज़ाहत भी कर दूँ, हुँ। ही इज़ नॉट पाकिस्तानी शहरी। जी, 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 वो जी, बिल्कुल, ब्रिटिश बिल्कुल। सिटीज़न और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ा इसीलिए है, इसीलिए एचएसएन कॉलेज लाहौर से जी, पढ़े जी, हुए हैं वो, बिल्कुल। एचएसएन से भी पढ़ा जी। है, तो हर जगह कहीं न कहीं कोई ना हाँ, कोई और वो चीज़ें, कहीं भी हो और सकते हम उस हैं। वक़्त पैट्रनाइज़ कर रहे थे हाँ। कश्मीर स्ट्रगल को। हमसे जो गलती हुई, जो आज हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए, इंडिजिनस मूवमेंट ही काम किया करती है। हुँ। कश्मीरी अगर अपनी आज़ादी चाहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, तो उन्हें ही वो मूवमेंट चलानी चाहिए थी। हमने जो इंडक्ट करने की कोशिश की ना पाकिस्तानी जो लोग, या हमने आंखें फेर ली, ठीक है, ठीक है, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, उसका कश्मीरी स्ट्रगल को नुकसान हुआ। आफ्टर 20-30 ईयर्स हम देखते हैं तो बैड नेम आया हमारे लिए। हुँ। तो अब एक और बात, कश्मीरी भी कभी पूरी तरह खड़े नहीं ना हुए, ये भी एक मसला जी, है। हकीकत है। तो बस ये रियलिटीज़ मामला हैं। चल रहा है अभी। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन की सुबह से बात हो रही थी। सब लोग सर जोड़ कर बैठे, जयशंकर बैठे हुए थे, मोदी जी बैठे हुए थे, वो जल्दी से वापस पहुँचे सऊदी अरब से, और फैसला उन्होंने ये किया कि सिंतास मुआहिदा जो है, इसको उन्होंने फैसला किया कि हम फॉर नाउ रिपील, सस्पेंड, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। अभी तो वो सस्पेंड कह रहे हैं। इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं? इम्प्लीकेशंस तो हैं, ये उनके पास वेपन है। हुँ, वेपन ये है कि हम आपको पानी नहीं देंगे, हुँ, ठीक है? ये एक बज़ाहिर सवाल है कि हम आपको भूखा मारेंगे।
बिल्कुल वो इजराइल के डिज़ाइन पर है कि इस वक्त पाकिस्तान खैर गजा तो नहीं है ना, इसलिए आपका सिंतास मुआहदा जो है वो हम सस्पेंड कर रहे हैं एक अपनी पब्लिक को भी दिखाने के लिए। देखें, मोदी भी एक जिंगोइज्म के नाम पर आया था, तो कि जी मैंने रिजॉल्व दिया है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक वाला नालायकी वो नहीं दिखाएंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक नाकाम हुई थी। अब ये सिंतास मुआहदा जो है उसमें आपकी स्टारवेशन का प्रोग्राम है कि आप ऑलरेडी हम पानी की कमी का शिकार हैं, ऑलरेडी हम नहरों के मामले पर आपस में बटे हुए हैं। सिंधी अपनी बात कर रहा है, पंजाबी अपनी बात कर रहा है, हालांकि वो पानी ना पंजाबी को मिलना है ना सिंधी का हिस्सा कटना है, वो मामला ही कुछ और है। हम आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कोई नहर नहीं बननी, ठीक है। हाँ, आप ऐसे कर लें। और वो नहर, मैं तो हैरान होता हूँ कि वो सतलुज से बननी है जिसके अंदर पानी ही नहीं होता। खैर, मेरी नज़र में ये हमारी स्टारवेशन का प्रोग्राम है, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। वो सिंतास मुआहदा है क्या? आप एक दरिया पर गुजारा कर रहे हैं और बाकी दरिया दे दिए गए, हिस्सा नहीं हुआ पानी का। जी जी ऐसे ही है। तो अगर तो ये है इसमें कि कल को इसमें दोबारा इस पर बातचीत होगी, ये सस्पेंड रहेगा, पानी तो नहीं रोक सकता। ये उसने अपनी पब्लिक के लिए कर लिया। तो अगर जब दरियाओं में पानी आएगा तो पानी भी कभी रुका है? नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं रोक सकता। तो वो देना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी पब्लिक की जो है ना वो कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन के लिए वो कर लिया। मेरा तो तौसीफ साहब इसके अगर अंदर वो एक खत्म कर दे सिंतास मुआहदा, वो हो तो नहीं सकता ना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना जी। मैं एक विशफुल थिंकिंग है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि वो बड़ा ही नालायक मुआहदा था और उसका नुकसान सरासर हमें हुआ है। हाँ, लेकिन तौसीफ साहब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे ये लगता है कि ये इंडिया ने जिसे कहना चाहिए लेट इट डाउन करने का जी फैसला जी किया। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनलाइज करना इस मामले को। आप पता है वर्ल्ड बैंक उसका जो सिंतास मुआहदा है उसका जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कई दफ़ा ये मामला जा चुका है। वर्ल्ड बैंक ये केसेस अदालत में कई दफ़ा जा चुका है। इसको देखते हुए आर्बिट्रेशन में इसको देखते हुए लगता है ये है कि ये एक इंटरनेशनलाइज करने से मामले को मैनू फड़ो मैं वरना इन्हू कट देंगा, मैं हाँ दस हाँ, रहे मैं ऐसे मार देंगे ऐसे इन्हू, ऐसे तो वो मुझे रोक लो, मुझे पकड़ लो, उस तरह का कुछ जो है वो वाकया मुझे लगता है। अच्छा, फाइनली लेट्स अज्यूम कि ये जो सिंताज है ये तो देखिए ना, पता नहीं कितना कुछ सीरियस ये थ्रेट है, और शायद कुछ दिनों के तक इसकी वजाहत सामने जून में आएगी। पता लग जाएगा ना। जून में पता लग जाएगा पानी बिल्कुल रोक कि ना को लेंगे या पानी नहीं आ रहे हैं या रोकेंगे। नहीं रोकेंगे। मोदी के पास कोई खास स्पिरिचुअल ताकत भी हो सकती है कि पानी रोक ले। जी, और हो सकता है उनके कोई वो बड़े हों जिन्होंने उनको कोई दी हुई हम्म हो शक्ति। लेकिन जो आखिरी सवाल मेरा आपसे है वो इस हवाले से है कि व्हाट डू यू थिंक, इंडिया क्या मिलिटरीली एक्ट करेगा? देखें, इंडिया जो है ना क्योंकि अभी, ये भी बात आप ज़रा वो भी बताएँ ना कि हमला हाँ हाँ, वो सुना जा रहा है, एक अफवाह है कि जी 4 जगहों से अटैक कर सकता है। मैं इससे आगे अभी मुझे इलाकों का नहीं पता, लेकिन इस पर इंफॉर्मेशन अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। देखें, इंडिया 2-3 चीज़ों का इंडिया को वेट करने का कहा गया होगा। आपने सुना होगा कि जेडी वांस वहाँ पे हैं। जी। कोई ऐसी जो है ना स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जाए। हुँ, अमेरिका का रवैया मोहतात है। हुँ, अगर अमेरिका का रवैया मोहतात है तो इंडिया तब तक ये चाहेगा कि भी अमेरिका की कंसेंट बहुत ज़रूरी है हुँ, कोई भी कार्रवाई के लिए, इवन सिंतास मुआहदे की सस्पेंशन के लिए भी। जी। ठीक है, उसकी ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है अमेरिका की। तो मेरा ख्याल है जो इन्होंने असल में प्लान किया है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये तो बाकी तो मीडिया ने और उनकी बॉलीवुड ने जनाब वो एक हाइप क्रिएट कर दी है, हुँ, और उस हाइप का कैदी है नरेंद्र मोदी। हुँ, हम घुस के मारेंगे, हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, ये उसी उन्हीं बातों के कैदी हो गए हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे, फिर ये इन्वेस्टिगेशंस शेयर करेंगे हुँ, अमेरिका के साथ, हुँ, और फिर जो कोई कार्रवाई करनी हुई वो अमेरिका की कंसेंट से करेंगे। और अगर की तो मुझे ऐसे लगता है खुदा न खास्ता वो आज़ाद कश्मीर पे करेंगे। ठीक। वो उन्हें फर्टाइल जगह लगती है कि जिस पे पाकिस्तान को पनिश भी किया जा सकता है और जल्दी से निकला भी जा सकता है। हुँ, ये मेरा ख्याल है, और वो वैसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी जैसी वो अभिनंदन वाली थी। तो गलती हो वो गई थी। ये अब ये कोशिश करेंगे। देखिए, मोदी का एक और प्रॉब्लम भी तो समझे ना। 2019 की जगह 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको उन्होंने कहा था कि जी वो हम गए थे, हम वापस आ गए, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर आए हैं। ये हो सकता है जब इतनी ताकत ना हासिल कर पाएँ। हुँ, वो इसकी मैं मज़ीद वज़ाहत भी करता हूँ। इतनी ताकत ना हासिल कर पाएँ और आपको ये कहा जाए कि अच्छा तुसी भी कर लो, हुँ, ठीक है?
चलो माड़ा जा तुसी भी कर लो। तो उस चक्कर में तो यही कुछ होगा, इजाज़त वहीं से मिलनी है। और अगर जो उसका एजेंडा है कि हम इस आज़ाद कश्मीर को भी साथ मिलाएंगे और ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, तो फिर बड़ी इजाज़त चाहिए। फिर अगर बड़ी इजाज़त चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेट गेम दुनिया में चल रही है उसमें जो पाकिस्तान का नंबर है वो आ गया है। थोड़ा फार फेच्ड नहीं लग रहा आपको? तो ये तो आप बहुत देखें बड़ी ना बात हो दुनिया गई है भाई। कितनी तेज़ी से बदल रही है ना, ये भी तो देखें। हाँ, लेकिन कश्मीर पर हमला, कश्मीर को पूरा लेना, गिलगित बल्तिस्तान, उसके पीछे पूरा आप पाकिस्तान के देखें अंदर इससे इतना। पहले क्या काम हुआ ना, कश्मीर में एंटायर पाकिस्तान जो है वो पैदा किया कुछ गया है, चीज़ें हुई हुई। हैं, जी। लेकिन सर वो उसका स्केल बहुत मिनिमल था, वो पागल एक है, शायर जो है, वो कोई भी वो है, लगा हुआ था, वो 6 मर गए, नहीं के नहीं नहीं, 13 मर गए, पता नहीं कोई क्या। भी है, हुँ, एक कोशिश हुई, जी, कोशिश हुई। जीबी में हुई। हुँ, अच्छा, उसका एक फैक्टर और भी जो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, उसको भी नज़रअंदाज ना किया करें। हुँ, इधर हमारे पास 13-14 अरब डॉलर हैं, हुँ, वो आज़ाद टेरिटरी है, और वो उधर 500-600 बिलियन डॉलर है। हुँ, लोगों को ये दिखाया जाता है झूठ या सच के जी इधर तरक्की ज़्यादा है, हुँ, आप तो हमारे साथ मिल भी सकते हैं। हुँ, तो वहाँ मैंने ज़ाती तौर पर विटनेस किया है, जीबी में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, लोगों में इस तरह की बातें मंजन बेचा जा रहा है। हुँ, और वो सिर्फ़ एक पागल का काम नहीं है, कई और भी हैं। हुँ, कई लोग पेरोल पर भी होते हैं। आप वो ज़मीन नरम करेंगे तो कोई काश्तकारी करेंगे ना। हुँ, तो वो अगर वो ज़मीन नरम पाई और ब्लेसिंग्स आईं अमेरिका की, हुँ। तो फिर ये करेंगे, अदरवाइज़ ये बड़कबाज़ी और इन्वेस्टिगेशन का हर सूरत इंतज़ार करेंगे, ताकि पाकिस्तान पर कोई सैंक्शंस लगवाई जा सके। ठीक। पाकिस्तान को असल काम उनका ये है कि पाकिस्तान को ईरान की तरह सैंक्शंस की ज़द में लाया जा सके। हुँ। ये उनकी कोशिश होगी, मेरा ख़्याल है, जो ये प्रैग्मैटिक ज़्यादा अप्रोच ज़्यादा होगी। प्रैग्मैटिक हाँ अप्रोच जी। होगी और जो इंडिया का डिप्लोमैटिक क्लाउट है वो इंटरनेशनली कर उसको सकते हैं। वो इस्तेमाल करने हुँ, के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हाउ सीरियस इट विल बी, हुँ, चाइना का रोल आपको पता है पिछले जो 48 घंटे के अंदर-अंदर इंडिया ने 12% टैरिफ लगाया है चाइना के इम्पोर्ट्स के ऊपर, चाइना से होने वाली इम्पोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रिक्स के अंदर भी एक जो है वो टूट रही है आहिस्ता-आहिस्ता, और कहा जा रहा है कि जो हमारे अंदर घुसपैठिया था वो एक्सपोज़ हो गया। तो चाइना क्या फेटअफ की तरह, जिस तरह उसने उस वक़्त पाकिस्तान को टाइट करने में थोड़ा-सा इंडिया को और अमेरिका को मदद की थी, क्या वो इस दफ़ा करेगा? सैंक्शंस के हवाले से करेगा? क्या यूएन सैंक्शन कर सकता है? क्या अमेरिका सैंक्शन करने के लिए तैयार होगा पाकिस्तान को इन अ सिचुएशन वेयर इट माइट नीड पाकिस्तान्स हेल्प इन ईरान एज़ वेल? सो ये बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं इसके अंदर, और आज की जो सूरत-ए-हाल थी उसके हवाले से तौसीफ साहब ने आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ, जो आप सॉरी प्रोग्राम ख़त्म कर रहे थे। ये जो इंडिया ने 12% जो लगाया ना, इंडिया को मशवरा अभी प्रोफ़ेसर जेफ़री सैक्स दे के गए हैं जी। कि अमेरिका की दोस्ती जो है ना, उसके लिए हेनरी किसिंजर की बात ज़हन में रखा जाए कि अमेरिका के साथ दुश्मनी ख़तरनाक है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती मौत है। हुँ, तो उसने कहा मैं थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट कर रहा हूँ कि अमेरिका से दोस्ती करते हुए मोहतात रहिए, और चीन के साथ अमेरिका की प्रॉक्सी बनने की बजाय चीन के साथ अपने मामलात दुरुस्त करें। अच्छा, ये मैं बहुत पहले स्टोरी कर चुका हूँ कि ब्रिक्स के मामले में इंडिया बड़े अरसे से इंटरेस्टेड नहीं है, जी, जी, ऐसा ही है। और अब उसको बहाना मिल गया है। वो ब्रिक्स को जो है वो तोड़ने के काम आएगा इंडिया, जी। और इंडिया ने वो फ्लाइट पकड़ ली है, वो बिल्कुल चीन के लिए अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए वहाँ पर खड़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज़ अ डिबेट फॉर अनदर डे। हाँ जी, हम इसको दोबारा जो है वो मज़ीद लोगों के सामने लेकर आएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब, थैंक यू जी। और नाज़रीन आपने भी सुना हमारा प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर अपने कोई आरा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। काफ़ी सारे आप लोगों के लिए काम हो गए हैं, तो मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।